हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम टू ऑल। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉयमेंट के साथ अपनी स्टडी को भी आपने कंटिन्यू रखा हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर्स, और वी कुड से व्हाट आर द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये वैसे लेक्चर मैंने लाइव लेके आना था, बट आज हमारे यहाँ पे कैंपस के अंदर लाइव नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट। बट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हम लाइव करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आल्सो रेलेवेंट फॉर सीए इंटर, आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर को करने से पहले दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7973179091। एडुसम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बहुत सारे कोर्सेज मैंने कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के इसके ऊपर डाले हुए हैं। आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ माई स्टोर ऑल्सो, तो आप लोग देख सकते हो। इवन यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का भी इसके ऊपर डाला हुआ है। जो methodology है that is to live lectures, recorded lectures, descriptive as well summarized notes, doubt session will be there and test series as per the requirement of the student, whether it will be descriptive और मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है कि एमसीक्यू की फॉर्म में चाहिए, जिस तरह भी का भी टेस्ट आता है वैसे ही टेस्ट उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? जब हम बिजनेस सेट करते हैं डेफिनेटली वी रिक्वायर फंड्स। बिना फंड्स के तो देखो बिजनेस हम सेट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम, इवन जब हम बिजनेस का आइडिया ले रहे होते हैं तब भी हमें फंड चाहिए होते हैं। जब हम बिजनेस को सेट करने जा रहे होते हैं तो भी हमें बिजनेस के अंदर फंड चाहिए होते हैं। इवन जब हम बिजनेस सेट कर लेते हैं, हमारा बिजनेस चलने लग जाता है, देन आल्सो वी रिक्वायर फंड्स। इन ऑर्डर टू मैनेज ए कंपनी वी रिक्वायर फंड्स राइट फ्रॉम द प्रमोशन स्टेज अप टू द एंड। इवन जब कंपनी का वाइंड अप होता है देन स्टिल आल्सो वी रिक्वायर फंड्स। तो फंड जो है एडिक्वेट होने चाहिए। एडिक्वेट का मतलब है कि जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वी शुड हैव फंड्स। ये नहीं है कि हमें फंड्स की ज्यादा जरूरत है बट वी हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो हमारा बिजनेस वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाएगा। और अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो हम रेकलेस वे से उसको स्पेंड करते हैं, तो हमें वहां पे सफिशिएंट जो नॉर्मल सफिशिएंट रिटर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि इन एडिक्वेसी भी हमारे बिजनेस को सफर करती है। और अगर जरूरत से ज्यादा है तो भी वो हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमारे पास फंड्स बहुत ज्यादा है बट उतनी रिटर्न जनरेट नहीं हो रही। तो हमारा जो फंड है दैट शुड बी सफिशिएंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है वो तो नेसेसरी है जब अपने बिजनेस को सेटअप करना है, बट उसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना हिस्सा डेट का होगा, कितना हिस्सा इक्विटी का होगा। दैट इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। अगर हम फंड्स जो है उसको हम कई सोर्सेज से प्राप्त कर रहे हैं तो हर एक सोर्स का कितना पोर्शन होगा, दैट आल्सो प्लेज ए वेरी वाइटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इट इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दैट इज मेड अप ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट का मतलब होता है कि जब हम किसी से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, दैट इज नोन एज ए डेट, या हम डिबेंचर के माध्यम से फंड्स रेज करते हैं। तो कितना हिस्सा डेट का है, कितना हिस्सा इक्विटी का है। और जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करता है, परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म। और इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाते हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल आ जाता है एंड शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाते हैं। तो कुछ टर्म जो है हमें पता होनी चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दैट इज मेड ऑफ डेट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कितना हिस्सा कर्जे का है, 40% है, 50% है, 30% है, कि जो हमारी लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उसके अंदर डेट का हिस्सा कितना है, इक्विटी का हिस्सा कितना है, प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा कितना है। और जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट इज रेफर टू द परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म। इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाते हैं। जेम्स सी वैन हॉर्न ने इसको डिफाइन किया है, द मिक्स ऑफ फॉर्म्स परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रिप्रेजेंटेड बाय डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। देखो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो हमें फंड चाहिए कि इक्विटी के माध्यम से कितना प्रतिशत आ रहा है,
डेट के माध्यम से कितना आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से कितना आ रहा है। इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर एंड डेट का मैं अगली स्लाइड्स के अंदर इसका आपको मीनिंग जो है बताती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ मेकअप ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड इंक्लूड्स ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज लाइक द लोन, रिजर्व, शेयर एंड बॉन्ड्स। तो इसको हम सिंपल भाषा के अंदर भी कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितना हिस्सा हमारा डेट का है, कितना हिस्सा हमारा इक्विटी का है। कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। इसके अंदर है कि टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज हमारी फर्म ने कितनी इशू की है, कितनी टोटल अमाउंट कितना इशू किया है। सो इट्स ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। ये हमें बताता है कि कैपिटलाइजेशन, मान लो अगर हमने 10 लाख जो है टोटलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया है, तो उसके अंदर इक्विटी का शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर का कितना है, डेट का कितना है। तो that is known as a capital structure. So capital structure refer to the kind of security. Kind of security जैसे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, और उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना है, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑन द बैलेंस शीट, कि कितना हिस्सा डेट का है। अगर मैं कहूँ 10 लाख का टोटल कैपिटलाइजेशन है हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, उसके अंदर इक्विटी का 50% है, डेट का जो है 20% है, प्रेफरेंस शेयर का 30% है। तो दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है उसके अंदर वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को भी कवर करता है। आई थिंक कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है दैट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर जो है 17 लाख के हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल हमारी जो कैपिटलाइजेशन है दैट इज ऑफ 17 लाख। अब हमने परसेंटेज निकाला 10 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख into 100, तो that comes around 58.32%. Preference share capital 5 lakh divided by 17 lakh into 100, that comes around 29.41. 2 lakh divided by 17 lakh into 100, that comes around 11.77, तो टोटल जो है हमारा यहाँ पे 100% है। तो दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कैपिटलाइजेशन के अंदर हमारा इक्विटी का शेयर कितना है, प्रेफरेंस का कितना है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स का शेयर कितना है। तो पैटर्न क्या है? हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्योरली हम इक्विटी भी ले सकते हैं। इक्विटी शेयर जो होते हैं जिनको ऑर्डिनरी शेयर कहा जाता है, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, स्प्रेड ओवर होते हैं, और यहाँ पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा इसको मैनेज करते हैं। दे हैव द वोटिंग राइट्स। डिविडेंड दिया जाता है, पर डिविडेंड देना जो होता है मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता। अगर कल को कोई प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं होता। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है जिसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और यहाँ पे इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। कुछ एरियाज के अंदर दे डू हैव वोटिंग राइट, जहाँ पे कुछ डिसीजन जो है इनके राइट्स को अफेक्ट करते हैं। और अगर डिविडेंड देना है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। दैट इज व्हाई इट्स नेम इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दे आर प्रेफर्ड ओवर इक्विटी। इवन कल को अगर वाइंड अप होती है कंपनी, वहां पे कोई एसेट वगैरह जो मतलब लायबिलिटीज चुका के कुछ पैसे बचते हैं, तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर को दिए जाते हैं, फिर उसके बाद इक्विटी को दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो पैटर्न है कैपिटल स्ट्रक्चर का, अकेला इक्विटी शेयर भी हो सकता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, इक्विटी, डेट या डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। जो हम लोन लेते हैं, जो डेट जिसको कहा जाता है डेट के द्वारा फाइनेंसिंग है, जैसे डिबेंचर्स हमने इशू किए, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डेट। तो वहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, इवन कुछ समय के बाद प्रिंसिपल्स भी हम रीपे करते हैं। तो वहां पे मैंडेटरी होता है अगर हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, बट वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कंपल्सरी पेमेंट। तो बट उसका ये बेनिफिट होता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारी एक्सपेंस साइड पे दिखाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है, और ये हमें काफी चीपर भी पड़ता है। और यहाँ हमारा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स हो सकता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी को टेक के डिसीजन के मैंने किस तरह का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट।
कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि भाई हमारा, क्योंकि वेरियस सोर्सेज से हम फंड्स अरेंज करते हैं, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो मिनिमम होनी चाहिए, और ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे हमारी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट which leads to the maximum value of the firm, और वहां पे हमारा weighted average cost of capital जो है that is the minimum। तो optimal capital structure maximizes the value of the company and the wealth of the shareholder, और उसी के साथ क्या है कि ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है उसको वो मिनिमाइज करता है। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि ऑप्टिमम होना चाहिए, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वेरियस सोर्सेज हैं, तो हम उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डेट है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो बंदा इक्विटी के अंदर लगा रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैसा वहां से आ रहा है हमने कहाँ पे निवेश करना है और हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ी, तो हम रिटर्न को कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर रिटर्न जो है डेट इज मोर, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं कि वहां पे हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लीवरेज के अंदर क्या होता है कि देखो वहां पे अगर हम डेट का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है कि हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो मैग्नीफाई हो जाती है, बट वो हमें उसी सिचुएशन में करना चाहिए अगर हमारा रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट डेट इज मोर देन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फंड। अगर उससे कम है तो फिर हमें डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे पर्सनल लेवल पे भी अगर हमारी इनकम स्टेबल नहीं है, हम लोन ले लेते हैं तो फिर कर्जे में ही डूबे रहते हैं, बट अगर हमारी इनकम स्टेबल है तो हम उसके अकॉर्डिंगली लोन लेते हैं तो हमें देने में कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपने रिटर्न ज्यादा है तो आप डेट का इस्तेमाल करो, अदरवाइज आप मत करो, क्योंकि डेट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे टैक्स लायबिलिटी सेव होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेट का कितना पोर्शन रखना है। अब ये नहीं कि ज्यादा डेट को ले लिया तो तलवार लटकती रहेगी, भाई पैसे हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, बट वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अनड्यू फाइनेंशियल, इसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं कि भैया आपके पास सफिशिएंट पैसा है कि आप इंटरेस्ट चुका सको, बट कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जरूरत के मुताबिक अगर हमें लगता है कि डेट का इस्तेमाल करना चाहिए तो डेट का इस्तेमाल कर लें, पर जब लगता है कि डेट का इस्तेमाल नहीं करना तो उसकी रिडेम्पशन करके हम इसको, मतलब इस तरह के जो डिसीजन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, देखो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं कि कितना हिस्सा, जब हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा कोई ड्राइंग है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जब हमने डिसीजन लेना होता है कि इतना हिस्सा डेट का है, इतना हिस्सा इक्विटी का है, तो हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, जैसे फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि जब हम डेट का इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ द डेट और फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी इन द कैपिटल, जो डेट का इस्तेमाल करती है तो उसको फिक्स इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी होता है। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं पे करेंगे, तो प्रॉफिट हो या ना हो ये हमें पे ही करना पड़ता है। और अगर हम उनका नहीं चुका पाते या नहीं दे पाते तो कल को वो हमारी कंपनी की लिक्विडेशन का कारण भी बन सकता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्योंकि अगर हमने डेट का इस्तेमाल किया हुआ है और हमारे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो उससे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलती है डेट इज ऑल्सो, वो भी इन्फ्लुएंस होती है। तो फाइनेंशियल रिस्क को भी हमने देखना है जब हमने डेट को इंट्रोड्यूस करना है। और उसी के साथ ही क्या है कि अगर हम बिजनेस के अंदर सारा पैसा जो है इक्विटी के माध्यम से ही लेते हैं, कोई डेट इस्तेमाल नहीं करते, तो वहां पे नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट की वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है। इफ द फर्म डज नॉट यूज डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट हैज टू फेस द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट फंड्स। इससे क्या होता है कि अगर हमने डेट का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी अर्निंग पर शेयर जो होती है कम हो जाती है। और इसी तरह जब हम डेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें काफी चीपर पड़ता है, इक्विटी हमें एक्सपेंसिव पड़ती है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है कि परमिसिबल एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फर्म जो है रिस्क और रिटर्न दोनों को चीजें बैलेंस करके उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव द बिजनेस इन द लॉन्ग। और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारी कोशिश होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि एक सुटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है होना चाहिए।
और जिसके अंदर क्या होता है कि कितना डिजायरेबल इक्विटी होनी चाहिए, कितना डिजायरेबल डेट होना चाहिए। मतलब डेट और इक्विटी का पोर्शन ऑप्टिमम होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाए, फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए, और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर द डिटर्मिनेंट्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कि यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेट एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल इज कॉल्ड द फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। देखो, जब हम इक्विटी के साथ डेट का या प्रेफरेंशियल कैपिटल या डेट एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इनहांस हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी इंक्रीज नहीं होता। और ये जो डेट है, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिविजिबल एक्सपेंस होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो करते हैं। वहां पे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। टैक्स मतलब टैक्स मतलब उससे हमारे नेट प्रॉफिट कम हो जाते हैं, और उसपे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। अगर हमने नहीं किया हुआ तो उसपे हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो यूज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो फर्म के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अर्निंग पर शेयर को इनहांस करता है। इसका सीधा सा है ना कि जैसे देखो, अगर हमने कैपिटल इकट्ठी की है तो ऑनर ज्यादा हो जाएंगे, ऑनर ज्यादा हो जाएंगे तो रिटर्न कम मिलेगी। तो अगर हम लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं, इक्विटी के साथ डेट भी इशू करते हैं, साथ में प्रेफरेंस शेयर भी इशू करते हैं, तो जो नंबर ऑफ ऑनर है वो उतने ही रहते हैं, तो उससे अर्निंग पर शेयर मैग्नीफाई हो जाते हैं। पर ये हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि ये दो मुही तलवार है। अगर हमारे प्रॉफिट स्टेबल है, अर्निंग स्टेबल है, तब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बट अगर क्या है कि हमारे प्रॉफिट जो है स्टेबल नहीं है, अर्निंग स्टेबल नहीं है, सेल्स स्टेबल नहीं है, तो उस वक्त हमें डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे काफी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी जो रिटर्न है उसको ये प्रभावित करता है। Our leverage can operate adversely also if the rate of interest on long-term loan is more than the expected earning. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर वो ज्यादा है, क्योंकि हमने रिटर्न को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करना है, अगर वो ज्यादा है तो हमने डेट का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज हमने इस्तेमाल नहीं करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो जो भी हम पैसा फर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज फ्री नहीं है, हर चीज की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर टू द मिनिमम रिटर्न व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय इट्स सप्लायर। जो इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मेंटेन रहे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो जब वेरियस सोर्सेज हैं तो हम देखते हैं, जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, डेट है। तो डेट जो है ये ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस, कि इसके अंदर टैक्स एडवांटेजेस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाया जाता है, जिससे हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, और उसी तरह क्या होता है कि अर्निंग पर शेयर इनहांस हो जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी अगर हम इक्विटी शेयर से कंपेयर करें तो ये भी चीपर पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क कम होता है और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए जब हमने डिसीजन लेना है। बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कल को हमारा बिजनेस चले या ना चले, हमारी अब देखो जो इनकम होती है वो स्टेबल तो है नहीं। रेफर टू द वेरिएबिलिटी ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जहाँ पे ईबीआईटी की बात कर रही हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अगर बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये हमारी अर्निंग भी उसी ढंग से फ्लक्चुएट करती है। तो इंटरनल रिस्क जो होता है कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। एक्सटर्नल रिस्क होता है कि बाहर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ जाती है, या कंपटीशन ऐसा आ जाता है, या कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। तो ये बिजनेस रिस्क जो होता है उसको भी हमने कंसिडर करना होता है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है कि जब हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट इतने सफिशिएंट ना हो कि हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सकें। तो ये फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देती है ना, तलवार लटकती रहती है, भाई मैंने ब्याज देना है, ब्याज देना है। ठीक है, डिविडेंड अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड का डिसीजन पोस्टपोन किया जा सकता है, बट जो डेट है इसका, डेट के ऊपर इंटरेस्ट का नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमें हर हाल में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते तो भाई लिक्विडेशन में चले जाएंगे, मे नॉट बी एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, it is associated with the capital structure of a company. When a firm uses more debt, so definitely it increases the financial risk. Growth and stability of the sales.
अगर देखो जैसे मैंने वैसे भी अब पर्सनल लेवल पे भी हम कर्जा कब लेते हैं? जब हमें पता है कि हम इस पोज़ीशन में हैं, उस कर्जे को चुका सकते हैं। अगर हमारी सेल्स स्टेबल है और हमारी फर्म की सेल भी ग्रो हो रही है, साथ में जो है इनकम भी ग्रो हो रही है, वहाँ पे हम डेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम इस पोज़ीशन में होते हैं कि जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। अनस्टेबल का मतलब है कि कभी इस महीने सेल हो गया, अगले महीने नहीं हुआ या अगले महीने उससे भी कम हुआ। फ्लक्चुएटिंग करती है, वेरिएबल है, स्टेबल नहीं है, तो उस वक़्त हमें डेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और उसी तरह डेट फाइनेंसिंग का अर्थ होता है कि हमने डेट को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश फ्लो है, तब हम डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कैश फ्लो पोज़ीशन टाइट है, तब उस वक़्त हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इस पोज़ीशन में नहीं होंगे कि हम जो है वो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, उसको चुका पाने की स्थिति के अंदर नहीं होंगे। नेचर एंड साइज़ ऑफ द फर्म। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे पब्लिक लिमिटेड फर्म है, वो ज़्यादा डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनका सब कुछ क्या होता है, सब कुछ जो होता है वो उस पे होता है मतलब कैश बेसिस पे होता है। इनकम भी रेगुलर होती है, सब कुछ कैश बेसिस पे होता है, तो ये भी नहीं होता कि क्रेडिट बेसिस पे होता है, तो वो डेट का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकती हैं। और जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, वो डेट का इस्तेमाल जो है क्योंकि उनका रिसोर्स बेस कम होता है, तो वो डेट ले लेंगे तो उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी, तो उनको अपनी कैपिटल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। और देखो जहाँ पे हमारी अर्निंग स्टेबल नहीं है सेल्स स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे हमें कम से कम जो डेट का इस्तेमाल है वो करना चाहिए। कंट्रोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोल डेट फाइनेंसिंग इज रिकमेंडेड। देखो जो हाँ इक्विटी शेयर्स हैं उनके पास क्या बेनिफिट होता है, एक तो कैपिटल गेन होता है, सेकंड जो होता है कि दे हैव द वोटिंग राइट्स, दे हैव द मतलब उनके पास कंट्रोल होता है। अब अगर इक्विटी के माध्यम अगर हमें एडिशनल फंड चाहिए, हमने और इक्विटी इश्यू कर दी तो और इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब जैसे दूध के अंदर पानी डाल के पतला कर देते हैं, जैसे मान लो पहले मेरे पास 10% कंट्रोल था, अब और इक्विटी आ जाएगी तो मेरा शेयर जो है 5% हो गया, तो मेरा कंट्रोल कम हो गया। So this is called the dilution of control. From the point of view of control, debt financing is recommended because in case of the requirement, if the additional funds are raised through the issue of equity shares, the control of the existing share will be diluted. देखो जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है और पार्टनर ऐड हो जाएंगे, तो हर पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा। इसी तरह कंपनी के अंदर और इक्विटी इशू हो जाएगी, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं उनका भी जो शेयर है वो डिल्यूट हो जाएगा, पानी की तरह पतला हो जाएगा। तो उससे भी क्या होता है कि अगर हम इक्विटी के साथ डेट का इस्तेमाल करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी उतना ही रहेगा, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से इक्विटी के साथ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अर्निंग पर शेयर इनहांस हो सके और कंट्रोल जो है वो डिल्यूट ना हो सके। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भी चेंजिंग कंडीशन है उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर सकें। कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट को भी देखते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं बोल्ड जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो इक्विटी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनको होता है कि कैपिटल हमारी मतलब इक्विटी के अंदर क्या है, अगर 10 रुपए का शेयर लिया है तो कल को हो सकता है वो 100 का भी हो जाए। कॉशियस होते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं कि भाई मैंने तो डिबेंचर में लगाना है, मुझे तो फिक्स रेट ऑफ जो है इंटरेस्ट चाहिए, हर महीने चाहिए। और उसी तरह जो लेस कॉशियस होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर में लगा देते हैं कि चलो भाई इस पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। कैपिटल मार्केट कंडीशंस कैसी हैं? अगर शेयर मार्केट जो है डिप्रेस्ड है, पेसिमिस्टिक बिजनेस कंडीशन है, अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेके आते हैं तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो वहां पे हमें जो है लोन वगैरह पे रिलाई करना पड़ता है। बट अगर ऑप्टिमिस्टिक कंडीशन है तो अगर हम शेयर आईपीओ लेके आएंगे तो वो सेलेबल हो जाएगा, तो वहां पे हम इक्विटी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। उसी तरह ही हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ एसेट क्या है, जो टोटल हमारे एसेट है उसके अंदर कौन से एसेट का शेयर है। लिक्विडिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द एसेट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर फिक्स एसेट का शेयर ज्यादा है तो डेफिनेटली कंपनी जो है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, फिक्स एसेट ज्यादा है। अब जैसे हम देखते हैं ना कई लोगों के प्रॉपर्टीज बहुत होती है, तो उनको बैंक्स वगैरह जो है बड़ी आसानी के साथ लोन दे देता है। तो यहाँ पे भी अगर आपके फिक्स एसेट का शेयर ज्यादा है टोटल एसेट के अंदर, तो आप लोग लोन आसानी के साथ ले सकते हो, रेज कर सकते हो। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंस? देखो अगर प्रोडक्टिव पर्पस है
तो उस वक़्त क्या होता है कि हम रिटर्न को कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमें लगता है रिटर्न ज़्यादा है, क्योंकि जैसे हमने नया यूनिट लगाना है, तो वो प्रोडक्टिव डिसीज़न हो गया भई, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो डेट का भुगतान अपने आप हो जाएगा। बट अगर हमें अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए चाहिए, तब वहाँ पे हमें डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब वहाँ वहाँ पे हमें इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह पीरियड ऑफ फाइनेंस जो है दैट आल्सो इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द लिमिटेड पीरियड, तो उस वक्त डिबेंचर हमें प्रेफर करना चाहिए। बट अगर क्या होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन है, तब हमें इक्विटी का, इवन गेस्टेशन पीरियड आल्सो, कि जैसे हमने बिजनेस सेटअप किया है बट उसको सेट करने में 4-5 साल लग जाएंगे, उसके बाद हमें रिटर्न जनरेट करेगा, तो उस वक्त हमें इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह पर्सनल प्रेफरेंस कई लोगों का देखो होता है कि हमने डेट का इस्तेमाल करना है, कईयों का होता है कि मैंने अपनी कैपिटल डालनी है। वो डिपेंड करता है कि जो प्रमोटर है उसका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। उसी तरह अगर बहुत ज्यादा टैक्स है, तो वहां पे कंपनी जो है वो डेट के द्वारा फाइनेंसिंग ज्यादा प्रेफर करती है। अब ये देखो, डेट लेने से बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, बट ये है कि हमारे पे लीगल ऑब्लिगेशंस भी होती है कि भाई आप डेट का इस्तेमाल इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कि जैसे जनरली माना जाता है कि 2:1, ठीक है। डेट इक्विटी डज नॉट एक्सीड 2:2, 2 हिस्से डेट के हो सकते हैं, 1 हिस्सा इक्विटी का हो सकता है। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी का होता है कि 1 हिस्सा प्रेफरेंस का, 3 हिस्से इक्विटी के। तो यहाँ पे क्या है कि डेफिनेटली उसके अंदर कई बार कंडीशंस भी होते हैं कि प्रमोटर जो है उसका मिनिमम इतना जो है वो इक्विटी शेयर को हेल्ड करे, या वहां पे लॉक इन पीरियड भी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। इसके साथ ही क्या है कि हमारा यहाँ पे जो ये टॉपिक है, ये खत्म हो गया है। कल हम जो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको लाइव ही करवाऊँगी।